आई को कवर किया। उसके बाद ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र तो 7वां केंद्र है, तो सबसे पहले उसके बारे में हमने क्यों बात किया। अब नीचे आ रहे हैं, मणिपुर केंद्र तो 3रा केंद्र है, तो इसके बारे में सबसे पहले हमने क्यों बात किया, उसके पीछे एक कारण है। देखिए, बहुत लोगों के बहुत प्रश्न रह गए थे, और ब्रह्मरंध्र से क्या होता है उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। और ब्रह्मरंध्र का जो कनेक्शन है मूलाधार चक्र के साथ है, और मूलाधार चक्र का भी कनेक्शन ब्रह्मरंध्र व सहस्रार चक्र के साथ है। इसलिए बहुत लोगों को बहुत तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, यानी कि मूलाधार चक्र में कुछ हरकतें होती है, वो समझ नहीं पाते हमारे साथ क्या हो रहा है। फिर ब्रह्मरंध्र में हमारे सर के पीछे कुछ होता है। इस तरह के कई प्रकार के एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो ब्रह्मरंध्र को बिना एक्सप्लेन किए ये सब डाउट्स क्लियर नहीं हो सकते। इसलिए हमने सबसे पहले डिटेल्स में ब्रह्मरंध्र को कवर किया है। उसके बाद हम मणिपुर में आ रहे हैं। मणिपुर के बाद फिर हम थाइमस ग्लैंड और हार्ट चक्र में जाएंगे, वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आज हम समझेंगे मणिपुर केंद्र का वैज्ञानिक रहस्य, न कि सिर्फ वैज्ञानिक रहस्य अपितु आध्यात्मिक रहस्य। इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से इस चीज को सुनना, तभी आपको समझ में आएगा। आप लोग देख लीजिए कुछ ऑथेंटिक सोर्सेस, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। बिना ऑथेंटिक सोर्सेस हम आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। अभी रिसेंटली हमने हिमालयन इंस्टीट्यूट से भी कुछ जानकारी ली। हिमालयन इंस्टीट्यूट ने कुंडलिनी के ऊपर बहुत कुछ साइंटिफिक तरीके से रिसर्च किया है, और उन्होंने मेडिकल साइंस का भी सहारा लिया है। तो उनके आर्टिकल को पढ़ने के बाद बहुत सारे वैज्ञानिक रहस्य क्लियर हो जाते हैं। साथ में ये सब रेफरेंसेस पहले भी हम दे चुके हैं। एक और जरूरी बात आपको बता देना चाहता हूँ, मेरा स्वयं का भी 20 साल का एक्सपीरियंस है। अब ये मत समझना कि मेरी कुंडलिनी जाग गई है। मुझे नहीं पता मेरी कुंडलिनी जाग गई है या नहीं जागी है, ये तो हमारे गुरु लोग जानते हैं। लेकिन मैंने जब अपने 20 साल के एक्सपीरियंस को इकट्ठा किया, उसके ऊपर चिंतन मनन किया, और तमाम सारे ऑथेंटिक सोर्सेस से जो भी कुछ मुझे जानकारी मिली, हिमालयन इंस्टीट्यूट से जो जानकारी मिली, तीनों को जब मैंने कंबाइन किया तो सबके सब आपस में मैच हो गए। तो उस आधार पर इस प्रेजेंटेशन में हम आगे बढ़ेंगे। कुछ भी बनावटी बात नहीं है, कुछ भी मनमानी बात नहीं है। सबसे पहले समझेंगे अमेजिंग साइंटिफिक फैक्ट्स ऑफ बेली बटन। बेली बटन क्या है? हमारी नाभि है, और नाभि में ही कुंडलिनी चक्र है, जिसको कहते हैं मणिपुर चक्र। एक बार क्या हुआ, एक वृद्ध व्यक्ति, एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी उम्र थी लगभग 62 ईयर्स, उनको देखने की समस्या हो गई। अच्छा, एक चीज मैं बता देता हूँ आपको, ये जो साइंटिफिक फैक्ट्स आपके सामने मैं कवर कर रहा हूँ, ये भी एक आर्टिकल के ऊपर आधारित है, जिसको लिखा है डॉक्टर अजय दुबे, आयुष मिनिस्ट्री से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। हमने भी एक आर्टिकल रीराइट किया है। ठीक है, आगे समझेंगे। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति को क्या हुआ, उसको देखने की समस्या हो गई, और रात के समय पर तो उनको कुछ दिखता नहीं था। तो उन्होंने आईज चेकअप करवाया, तो डॉक्टरों को उनकी आंखों में कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आई। आंखें तो बराबर है, फिर समस्या क्यों हो रही है? तो पता चला, और डिटेल्स में जब गए तो पता चला कि आंखों को ब्लड सप्लाई करने वाली एक छोटी सी नस, ये देखिए वेन, वो सूख गई थी, ड्राई हो गई थी। उसके कारण आंखों में ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा था, तो उनको देखने की समस्या हो रही थी। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, वही छोटी सी नस जो है, पतली सी नस जो है, सूक्ष्म नस आप कह सकते हो, वो नाभि से आ रही थी। तो नाभि में तेल डालने के बाद क्या हुआ कि वो नस जो है ना, खुल गई थी, एक्टिवेट हो गई थी, फंक्शनल हो गई थी। उसके बाद अपने आप आंखों में ब्लड सप्लाई शुरू हो गया, और उनको दिखने लग गया। तो देखिए कितना कनेक्शन है, बेली बटन, नस और आंख का कितना कनेक्शन है आपस में। ये बेली बटन का एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। नेक्स्ट समझेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा। सबसे पहले जब स्त्री और पुरुष कंसीव करते हैं, गर्भ धारण करते हैं, तो कौन सा अंग बनता है पता है आपको? सबसे पहले नाभि बनती है। बच्चे की नाभि ही तैयार होती है, और बच्चे को इसी कॉर्ड के माध्यम से पोषण मिलता है। और ये जो देख रहे हैं आप,
मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उस तरह इसको प्लेसेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। और ये गर्भाशय के साथ कनेक्ट होता है। ये देखिए, यहाँ पर गर्भाशय के साथ कनेक्ट होता है और यहीं से बच्चे को पोषण मिलता है। और यहाँ पर जितने भी पोषण आते हैं वो माँ से मिलते हैं और यहीं पर सब कुछ, इसके वेस्ट जो होते हैं वो सब कुछ यहीं पर डिस्पोज होते हैं और यहीं से प्योर पोषण इसी रास्ते से बच्चे को मिलता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो ये भी बाहर आ जाता है, क्योंकि ये बच्चे के लिए नेचर ने अंदर बनाया था। लेकिन इसका कनेक्शन जो हमारी माँ है उसके गर्भाशय के साथ पेट के अंदर रहता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हमारी नाभि के पीछे एक पेचोटी है। इस नाभि के जस्ट पीछे एक पेचोटी है। उस पेचोटी में 72,000 नाड़ी, जिसको कहते हैं सूक्ष्म नाड़ी बोलते हैं, वेन्स भी बोलते हैं, तो वहीं से फ्लो करती है, वहीं से फिर आगे पूरे शरीर में फैल जाती है। मणिपुर केंद्र में, वह नाभि केंद्र में कुछ नर्व्स है। उस नर्व्स के बारे में आपको मैं बाद में जानकारी दूंगा। फिर से देखिए प्लेसेंटा को। अकेले प्लेसेंटा ही गर्भ के अंदर लीवर, किडनी, लंग्स और स्टोमक का काम करता है जब तक बच्चा गर्भ में रहता है। कितना अद्भुत क्रिएशन है नेचर का। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जब व्यक्ति मर जाता है तो एक्सपेरिमेंट हुआ है कि डेड होने के बाद भी उसकी नाभि 3 घंटे तक गर्म रहती है। इसका मतलब नाभि में कोई अग्नि है, कोई अग्नि तत्व है। नाभि के अग्नि तत्व को समझने के लिए थोड़ा और डीप में जाएंगे, आने वाली स्लाइड्स में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अभी मैं बता रहा था आपको, नाभि के पीछे एक पेचोटी है जिसके ऊपर 72,000 नाड़ीज फ्लो करती है, पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और उसी से ही सारी सप्लाई होता है। तो प्राणों का जो सप्लाई है ना, उसी 72 नाड़ीज के थ्रू ही होता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हमारे पूरे शरीर में जितने भी वेन्स हैं, उनको अगर हम इकट्ठा करेंगे तो जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ प्लैनेट है, उसकी जो परिधि है, सर्कमफेरेंस है, उसका डबल हो जाएगा। सोचिए कितने वेन्स हमारे शरीर में है, कितने नाड़ीज हमारे शरीर में है। मणिपुर चक्र, नेक्सस ऑफ बॉडी एंड माइंड, एक नेक्सस है, एक बंधन है, एक कड़ी है। उसको मणिपुर क्यों कहते हैं? चमकीली वस्तु, अनमोल वस्तु जिसको मणि कहते हैं, जिसके अंदर स्वयं की चमक रहती है। पूर का मतलब एक जगह, एक शहर, और वो कहाँ है? यहीं पर है। ऐसा नामकरण क्यों किया गया है? सिटी ऑफ रेडिएंट जेम्स, यानी कि चमकीली अनमोल वस्तुओं की सिटी। इसका मतलब उस लेवल की स्पिरिचुअल क्वालिटी उसके अंदर है, उस लेवल का वो कॉन्सेप्ट है, उस लेवल की वो नॉलेज है, उस लेवल का वो एक्सपीरियंस है, तब उसको कहा गया है मणिपुर। सोच समझ कर ऋषियों ने इसका नाम दिया है। इसको नाभि पद्म भी बोलते हैं, यानी कि हमारी नाभि में एक पद्म है, एक कमल है, 10 दल वाला कमल। इसको पावर हाउस भी बोलते हैं, क्योंकि नाभि में जो है ना प्राणिक केंद्र है, प्राणिक सेंटर, यहीं पर सबसे ज्यादा प्राण शक्ति रिसाइड करती है, इसलिए इसको प्राणिक सेंटर बोलते हैं, पावर हाउस भी बोलते हैं, सोलर प्लेक्सस बोलते हैं, क्योंकि सोलर प्लेक्सस एक नर्व है और उसके अंदर अग्नि प्रवाहित होती है। इसके बारे में आगे और डिटेल्स में आप समझेंगे। मणिपुर चक्र का काम है एक अग्नि को प्रवाहित करना, एक अग्नि पैदा करना, इसलिए उसका नाम सोलर प्लेक्सस भी है। उस अग्नि से क्या होता है? वो अग्नि इतनी सूक्ष्म है कि वो फ्यूल की तरह काम करती है वो अग्नि। और फिर क्या होता है? हमारे फिजिकल, मेंटल और इमोशनल फंक्शंस होते हैं। फिजिकल लेवल के जितने भी फंक्शंस हैं, मेंटल लेवल के जितने भी फंक्शंस हैं और इमोशनल लेवल के जितने भी फंक्शंस हैं, सभी होते हैं। एक और दिलचस्प फंक्शन जिसको बोलते हैं बायो एनर्जेटिक फंक्शनिंग। वो क्या चीज है? देखिए, हमारे शरीर में एक बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है जो प्राण शक्ति का ही एक दूसरा रूप है। उसकी खासियत क्या है कि जहां हमारा ध्यान जाएगा, मतलब जहां हम अपना मन लगाएंगे, वहीं पर अपने आप फ्लो हो जाती है, वहां तक रिडायरेक्ट हो जाती है वो बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी। बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, यानी कि अगर हम गलत चीज देखेंगे,
गलत चीज के बारे में सोचेंगे, गलत एक्शन करेंगे, तो वही बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी नीचे की तरफ फ्लो करेगी। लेकिन अगर हम थर्ड आई में मेडिटेशन करेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छे विचारों में जिएंगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो वही बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी ऊपर की तरफ फ्लो करती है। उसके हिसाब से हमारे कर्म भी हो जाते हैं, उसके हिसाब से हमारे संस्कार भी बन जाते हैं, हमारा जीवन भी वैसा बन जाता है, सब कुछ उसके हिसाब से रिवायर हो जाता है। उस बायो एनर्जेटिक फंक्शन को भी मणिपुर से एक फ्यूल मिल जाता है, तब वो बायो एनर्जेटिक फंक्शन सफल होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। न कि सिर्फ फिजिकल, मेंटल और इमोशनल फंक्शन होते हैं और बायो एनर्जेटिक फंक्शन होते हैं, अपितु अपने आत्मा को समझने के लिए, अपनी स्पिरिचुअल रियलिटी को समझने के लिए और समझते हुए मोक्ष की तरफ आगे बढ़ने के लिए भी मणिपुर चक्र का बहुत बड़ा योगदान रहता है। मणिपुर चक्र एक्टिवेटेड होने से आप बहुत ज्यादा अंतर्मुखी हो जाते हैं। इसके बारे में मैं आने वाली स्लाइड्स में समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। मणिपुर चक्र एंड गट ब्रेन एक्सिस, ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक और इंटरेस्टिंग है। इसको गट बोलते हैं। गट का मतलब ओनली स्टोमक नहीं है, गट पूरा सिस्टम है जिसमें लीवर, लंग्स, पैनक्रियास, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब कुछ उसमें आ जाते हैं। एनस, ये पूरा सिस्टम को ही हम गट बोलते हैं। और इसका कनेक्शन किसके साथ है? ब्रेन के साथ है। कैसे है? ब्रेन एक्सिस। इस पूरे को क्या बोलते हैं हम? गट ब्रेन एक्सिस। ये गट का और ब्रेन का कनेक्शन कैसे होता है? यही एक नर्व है, देखिए वेगस नर्व, यहीं से आ रही है और नीचे गट के साथ इसका कनेक्शन है। सीधे मणिपुर में ये नर्व चली जाती है। और ये सिस्टम जो है ना, नर्व प्लेक्सस, इसमें वेगस नर्व और सेलियक प्लेक्सस, ये दोनों नर्व आपस में ज्वाइंट होते हैं। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इससे क्या होता है? इसी से ही हमारे नाभि में एक अग्नि प्रवाहित होती है, इसलिए उसको सोलर प्लेक्सस भी बोलते हैं। उससे क्या होता है? हमारा पूरा स्वास्थ्य, ओवरऑल हेल्थ, इम्यूनिटी, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, यानी कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे रिएक्ट करना है, वो सब कुछ यहीं से रेगुलेट होता है। मेमोरी और थॉट प्रोसेस, ये बता रहा हूँ आपको कि यहीं से मेमोरी और थॉट प्रोसेस भी कंट्रोल हो सकता है, होता ही है। कैसे? सपोज आप कुछ सोच रहे हो, आपको कुछ याद आ रहा है, कुछ कर रहे हो, चाहे आप सोच रहे हो या कुछ याद कर रहे हो या कुछ आपको याद आ रहा है, उस कंडीशन में अचानक अगर आपको प्रेशर आ गया तो आप सीधे टॉयलेट में भाग जाते हो, भूल जाते हो सब कुछ। सबसे पहले काम कौन सा करते हो? भाई प्रेशर क्लियर करना है। तो जो भी कुछ आप याद कर रहे थे, सोच रहे थे, दिमाग में आ रहा था, वो सब कुछ उस समय के लिए एलिमिनेट हो जाता है, भूल जाते हो, दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि प्रेशर वाली बात है ना, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो ये जो केंद्र है, नाभि केंद्र है, मणिपुर केंद्र है, इन सब एक्टिविटीज को भी अफेक्ट करता है। और क्या होता है? ये जो इसके अंदर जो सिस्टम है, इसमें दो तरह के नर्व होते हैं, एक तो सोलर प्लेक्सस, दूसरा है वेगस नर्व। सोलर प्लेक्सस जो नर्व है, ये भी सब प्लेक्सस में बदल जाती है यहाँ पर। और कितनी प्रशाखाओं में देखी जाती है? 10, यानी कि 10। बड़ी दिलचस्प बात है कि मणिपुर केंद्र को भी ऋषियों ने 10 कमल तल की तरह देखा है और अनुभव किया है। और यहाँ पर मेडिकली ये भी प्रूव हो जाता है कि सोलर प्लेक्सस वो 10 सब प्लेक्सस में फैल जाता है। और यहाँ पर मेडिकल साइंस का रिसर्च और ऋषियों का रिसर्च, ऋषियों का अनुभव पूरी तरीके से मैच हो जाता है। मणिपुर केंद्र को 10 कमल दल की तरह देखा जाता है, तो यहाँ पर 10 नर्व यहीं पर फ्लो करती रहती है। मैंने जो आपको 72,000 नाड़ीज और वेन्स के बारे में बताया था, वो तो है ही, और भी अगर डिटेल समझाओगे तो जो सोलर प्लेक्सस है वो और भी 10 सब प्लेक्सस में कन्वर्ट होकर के नाभि के साथ अटैच होकर के फ्लो कर रही है। और ये जो सोलर प्लेक्सस नाड़ी है, ये गर्म है, इसके अंदर एक अग्नि प्रवाहित होती है
और जो वेगस नर्व है, जो यहाँ से ये नर्व आकर के यहाँ पर नाभि के साथ इसका अटैचमेंट हो जाता है, ये एक ठंडी नाड़ी है, इसको चंद्र भी बोलते हैं। ये चंद्र और सूर्य का कॉन्सेप्ट और डिटेल्स में आप आने वाली स्लाइड में समझ जाएंगे। थोड़ा और डिटेल्स में जाते हैं। हमारे शरीर में दो प्रकार का नर्वस सिस्टम काम करता है। एक बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये सोलर प्लेक्सस है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के हिसाब से काम करता है। तो उसके कारण ही फ्लाइट यानी कि भाग जाते हैं हम। ऐसे कोई सिचुएशन हो जाती है, कोई परिस्थिति हो जाती है जिस परिस्थिति से हमको भागना है, हम यहीं पर डिसाइड करते हैं और बहुत ही इंस्टेंटली डिसाइड करते हैं। या फाइट करना या तो लड़ना है सिचुएशन के हिसाब से, वो भी यहीं पर डिसाइड हो जाता है। फ्रीज हो जाना है या चुप हो जाना है, शांत हो जाना है, एकदम फ्रीज कांस्टेंट हो जाना है, या सबमिट या स्वीकार कर देना है। ये जो सभी रिएक्शंस होते हैं ना, वो किसका काम है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है। और ये सब कुछ अचानक होता है, यानी कि हमारे कंट्रोल के बाहर है, राइट। अब एक चीज और आपको समझाता हूँ। सपोज आपको प्रेशर आ रहा है या आपने खाना खाया है, तो जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं या कोई आकस्मिक सिचुएशन में आप होते हैं, तो उस समय पर जो डाइजेस्टिव और एलिमेंट्री फंक्शन है, यानी कि डाइजेशन और फिर मलत्याग वाला फंक्शन है या मूत्र त्याग वाला फंक्शन है, ये सब कुछ अपने आप स्लो हो जाते हैं। इसका कनेक्शन उसके साथ है, यानी कि स्ट्रेस जो है ना, उसको अफेक्ट करता है। इसको बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और इसका मुख्य जो नर्व है वो है सोलर प्लेक्सस। आगे बढ़ेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपको मैंने समझाया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो कुछ नहीं है, वो सूर्य के समान ही है। उसका काम है हमारी ब्रेन में कुछ न्यूरोकेमिकल्स को वो एक्टिवेट करता है। अब है तो यहीं पर, ठीक है, लेकिन ब्रेन को इम्पैक्ट करता है। कैसे करता है? वेगस नर्व के थ्रू, यानी कि गट और ब्रेन एक्सिस के थ्रू पूरे ब्रेन को भी इम्पैक्ट करता है, ठीक है। जिसके कारण न्यूरोकेमिकल्स रिलीज होते हैं, कई तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। फिर क्या होता है? मेटाबॉलिक फंक्शंस, मेटाबॉलिज्म होता है, संगठन प्रक्रिया होती है, और जो एनर्जी पैदा होती है उस एनर्जी को एक रूट मिलता है, एक डायरेक्शन मिलता है। अब आते हैं वेगस नर्व के पास। वेगस नर्व को चंद्र भी बोलते हैं। ये ठंडा होता है। इसका क्या काम है? शांत करने का काम है। और जो न्यूरोकेमिकल्स रिलीज होते हैं उसको भी यह नर्व शांत कर देता है, शरीर को शांत कर देता है, और शरीर में जो एनर्जी पैदा होती है उसे रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और क्या करता है? मेटाबॉलिक फंक्शन को प्रमोट करता है। यहीं से मेटाबॉलिक फंक्शन स्टार्ट हुआ, एक्टिवेट हुआ, और यहीं पर क्या हो रहा है? प्रमोट हो रहा है। शरीर को शांत करने का काम है, एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करने का काम है। अब इंटरेस्टिंग बात आपको नोट करना है, ये जो सेलियक प्लेक्सस जो आप नर्व देख रहे हैं, ये भी सोलर प्लेक्सस का ही एक पार्ट है। ये नर्व जो है ना, पीछे से आकर के नाभि के साथ अटैच हो जाता है, लेकिन वेगस नर्व ऊपर से आकर के नाभि के साथ दोनों अटैच हो जाते हैं। तो यहीं पर चंद्र और सूर्य का मिलन होता है और दोनों का काम यहीं से चलता रहता है। इसलिए योगियों ने भी अनुभव किया है और मेडिकल साइंस के द्वारा भी यही प्रूफ हुआ है, दोनों में से किसी एक नर्व को भी आप एक्टिवेट करोगे तो आपके मन की स्थिति बदल जाएगी और चेतना का स्तर भी बदल जाएगा। सोचिए, दोनों नर्व अगर एक्टिवेट हो जाते हैं तो क्या होता होगा? एक नर्व भी अगर स्टिमुलेट हो जाएगा तो मन की स्थिति आपकी बदल जाएगी और साथ में चेतना का स्तर, यानी कि आप अपनी चेतना को अगले स्तर पर भी लेकर के जा सकते हैं। इसलिए मणिपुर चक्र बहुत पावरफुल है। इसका संबंध आपके ब्रेन के साथ भी है, सहस्रार चक्र के साथ भी है, थर्ड आई चक्र के साथ भी है। बहुत कुछ रहस्य मणिपुर चक्र में छुपा हुआ है। जो चंद्र का फंक्शन है यहाँ पर, इसको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, द माइक्रोबायोटा एंड गट ब्रेन एक्सिस। ये बहुत ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसानी से आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा, ध्यान से सुनेंगे। हमारे पूरे शरीर में कितने बैक्टीरिया हैं? उनके नंबर्स को अगर काउंट करें तो 38 ट्रिलियन खरब इतने बैक्टीरिया हैं। छोटे छोटे सिंगल सेल वाले बैक्टीरिया हैं,
जब वो इकट्ठा हो जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोटा। इकट्ठा हो जाते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि एक सिंगल बैक्टीरिया सेल एक होकर के बिहेव करता है या अपना एक्शन करता है। जब इकट्ठा भी हो जाते हैं तो एक बैक्टीरिया की तरह बिहेव करते हैं और अपना एक्शन करते हैं, अपना काम करते हैं पूरे शरीर में। और ये बैक्टीरिया हमारे हित में है। हमारे शरीर की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ये बैक्टीरिया काम करते हैं। और जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोटा। ये जो माइक्रोबायोटा है वो किस किस को कैरी करते हैं साथ में? एमिनो एसिड्स, बी विटामिन्स, विटामिन के, ब्रेन केमिकल्स और हार्मोन्स। इसके बारे में हम कई बार बता चुके हैं। क्या क्या हार्मोन्स हैं? डोपामिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, बहुत सारे ब्रेन केमिकल्स और हार्मोन्स हैं जो साथ में कैरी होते हैं। किसके साथ? माइक्रोबायोटा के साथ कैरी होते हैं। और इसी कारण से ही माइक्रोबायोटा यानी कि जो बैक्टीरियाज हैं जो हमारे गट के अंदर हैं वो पूरे का पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इंपैक्ट करते हैं। उससे क्या होता है? इमोशनल और कॉग्निटिव फंक्शन होता है। इमोशनल मतलब जो भी पॉजिटिव इमोशन हो या नेगेटिव इमोशन हो, कॉग्निटिव यानी कि समझ की शक्ति, सोचने की शक्ति, पहचानने की शक्ति इसी कारण से प्रभावित होती है। सोचिए, माइक्रोबायोटा बैक्टीरिया है और वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इंपैक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिवली इंपैक्ट कर रहे हैं। ये स्वस्थ रहेंगे तो पॉजिटिवली करेंगे, अगर ये भी बीमार पड़ जाएंगे तो नेगेटिवली करेंगे। ये समझ लीजिए। इस बैक्टीरिया का मेन काम क्या है? मेन काम है डाइजेशन। तो दूसरा काम है एसिमिलेशन, यानी कि डाइजेस्ट होने के बाद काम नहीं चलेगा, उसको हमारे शरीर में लगाना भी तो है ना, एसिमिलेट भी तो करना है ना। वो कैसे संभव होता है? माइक्रोबायोटा के कारण होता है। और ऐसे अकेले नहीं कर पाता है, ये गट ब्रेन एक्सिस सिस्टम के माध्यम से ही कर पाता है। यानी कि गट और ब्रेन का जो कनेक्शन है ब्रेन एक्सिस से, नर्व से, उसके कारण ही ये सारे के सारा फंक्शन जो है ना माइक्रोबायोटा कर पाता है। चाहे वो डाइजेशन हो, एसिमिलेशन हो या कॉग्निटिव फंक्शन हो या इमोशनल फंक्शन हो, वो सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि साथ में ये सभी केमिकल्स भी हैं, सभी विटामिन भी हैं और कनेक्शन भी है। और इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं समझाऊंगा क्योंकि और भी गहराई में बहुत बायोलॉजी छुपी हुई है, बहुत साइंस छुपा हुआ है। इतना भी अगर आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो मणिपुर चक्र का फंक्शन और उसका एक्टिवेशन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, गट हेल्थ एंड द मणिपुर चक्र। इसको बड़े ध्यान से आप सुनेंगे। जब माइक्रोबायोटा अनहेल्थी होता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है नेगेटिवली प्रभावित होता है। दूसरा क्या होता है? जो मणिपुर चक्र का ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, एक्टिवेशन होना चाहिए, वो भी नेगेटिवली प्रभावित होता है। यानी कि स्लगिश हो जाता है, स्थिर हो जाता है, जड़ जैसा हो जाता है, रुक जाता है। उससे क्या होता है? हमारी प्राण शक्ति के ऊपर, जीवनी शक्ति के ऊपर भी एक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। देखिए, माइक्रोबायोटा कितनी सूक्ष्म चीजें हैं, वो अगर अस्वस्थ हो जाए, अनहेल्दी हो जाए तो मणिपुर चक्र को भी प्रभावित करता है। साथ में प्राण शक्ति और जीवनी शक्ति को भी नेगेटिवली प्रभावित करता है। कितना जबरदस्त कनेक्शन है। माइक्रोबायोटा अगर हेल्दी रहेंगे तो हमारी नाभि में सही तरीके से अग्नि जो है प्रज्वलित होती रहेगी, अग्नि प्रकट होती रहेगी, अपना काम करती रहेगी। और फिर क्या होगा? कई तरह के हेल्पफुल जो हार्मोन्स हैं, बेनिफिशियल जो हार्मोन्स हैं, वो रिलीज होते रहेंगे और गट और ब्रेन का जो कनेक्शन है बढ़िया हो जाएगा। इसलिए अपने पेट को सही रखना बहुत आवश्यक है। पेट के स्वास्थ्य के प्रति आप बहुत ज़्यादा सजग हो जाइए। पेट के लिए कुछ हमने योगासन भी रिकमेंड किया है, उत्थान पादासन, तलवस्ती आदि प्रयोग हमने बताया है। उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसकी लिंक हम टेलीग्राम चैनल में भेज देंगे। फिर आप अपने पेट का ध्यान रखें, पेट कभी खराब नहीं होगा। पेट खराब नहीं होगा तो माइक्रोबायोटा जो है ना वो भी ठीक तरीके से काम करेगा और उसके कारण न्यूरोकेमिकल्स भी सही तरीके से रिलीज होंगे, गट सिस्टम बढ़िया रहेगा और मणिपुर चक्र भी सही तरीके से काम करता रहेगा, अग्नि भी जलती रहेगी, सूर्य भी अपना काम करता रहेगा, चंद्र भी अपना काम करता रहेगा। राइट, तो आगे बढ़ेंगे। मणिपुर चक्र को येलो कलर से दर्शाया जाता है।
और उसको 10 कमल दल से दिखाया जाता है। उसका मंत्र क्या है? रम। कई लोग रम मंत्र जपने के लिए सजेस्ट करते हैं जिसका पेट खराब होता है। ये गुरुओं ने सजेस्ट किया है। आप ऐसा मत समझना कि ये मंथन हब ने हमें एडवाइस किया है। नहीं, मैं एडवाइस करने वाला कोई नहीं होता हूँ, मैंने गुरुओं से सीखा है। लेकिन आप अपने मनमानी ढंग से इसका जाप मत करना। आपका पूरा लाइफस्टाइल स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल होना चाहिए, ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल होना चाहिए, तब जाकर के ये रम मंत्र काम करेगा। अगर आपका लाइफस्टाइल ही खराब है, आप उल्टा पुल्टा खा रहे हो, जो मन में आए वो खा रहे हो, मनमानी ढंग से रह रहे हो और रम मंत्र जपोगे और अपने पेट को ठीक करोगे, संभव नहीं है। और आपके जीवन में अगर कोई गुरु है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है, जितना आप स्पिरिचुअल तरीके से रहेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद है। तब जाकर के ये रम मंत्र इफेक्टिवली काम करता है। इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम समझेंगे कि अगर मणिपुर चक्र में ब्लॉकेज हो जाता है तो क्या होगा। दो तरह की प्रॉब्लम होती है, फिजिकल और मेंटल लेवल की प्रॉब्लम होती है। तो फिजिकल प्रॉब्लम्स को हम समझेंगे, इम्प्रॉपर प्रोसेसिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो हमारे पोषक तत्व हैं हमारे पेट के अंदर सबसे पहले जो पैदा होते हैं उसका सही तरीके से प्रोसेस नहीं होगा, पूरे शरीर में सही तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत की समस्या पैदा हो जाएगी और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, पेट में जलन, पेट में दर्द आदि, ईटिंग डिसऑर्डर्स, खाने का मन नहीं करेगा या ज़्यादा खाओगे ईटिंग डिसऑर्डर्स पैदा होंगे, अल्सर्स, पेट में भी अल्सर हो सकता है और आपके माउथ में, आपके जीभ में, आपके मुंह में छाले भी हो सकते हैं। इसके कारण डायबिटीज भी हो सकती है। इशूज विद पैंक्रियास, जो अग्नाशय है, पैंक्रियास है, उसमें समस्या पैदा होगी। लीवर डिजीज हो जाएगी, डिजीजेस ऑफ द कोलोन, यानी कि पेट की समस्या को ही डिजीजेस ऑफ द कोलोन कहते हैं। अब देखो, मणिपुर केंद्र का जो काम सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं है, स्पिरिचुअल लेवल पे है, वो तो मैंने समझा दिया है, लेकिन दोनों तरह का काम करता है। स्पिरिचुअल लेवल पे जब वो एक्टिवेटेड हो जाता है ना, तो उसका स्पिरिचुअल बेनिफिट है, स्पिरिचुअल तरीके से हमको ट्रांसफॉर्म करता है। लेकिन अगर फिजिकल लेवल पे वो सही तरीके से काम करेगा तो भी हमारे लिए ठीक है, हम स्वस्थ रहेंगे, पेट हमारा हमेशा स्वस्थ रहेगा। अब जानते हैं मेंटल लेवल की कुछ प्रॉब्लम्स। डिफिकल्टी इन स्किलफुल सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी कि आपके अंदर स्किल भी है, आपके अंदर नॉलेज भी है, लेकिन आप अपने आप को सही तरीके से सेल्फ एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उसमें कुछ डिफिकल्टी आती है और आप बहुत जल्दी गुस्से में आ जाओ ना, गुस्से वाले दिखते हो, मतलब आपका चेहरा देखते ही कोई समझ जाएगा कि ये आदमी बहुत गुस्सेल आदमी है, समझ रहे हो ना। और आप एकदम सा कठोर स्वभाव का हो जाते हो और अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। ये सब ब्लॉकेज होने से होता है और जल्दी गुस्से में आ जाते हो और अपने आप को आप विक्टिम की तरह देखते हो। आपकी मेंटेलिटी ऐसी हो जाती है जैसे कि मैं कोई विक्टिम हूँ। नीडीनेस, यानी कि हर चीज की जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, वो मेंटेलिटी बन जाती है। लैक ऑफ डायरेक्शन, यानी कि आपको सही दिशा नहीं मिल पाती है और आप डरते रहते हो, आपके अंदर साहस की कमी हो जाती है, आपका आत्मसम्मान कम हो जाता है। स्वयं ही आप वैसे अनुभव करते हो कि मेरा आत्मसम्मान कम हो गया है। फीलिंग ऑफ स्टैग्नेशन और इनर्शिया, यानी कि खुद को आप जड़ की तरह देखते हो, ऐसा लगता है कि आपके अंदर प्राण ही नहीं है, ऐसा आप महसूस करते हो। ये सभी साइड इफेक्ट्स हैं जब हमारे मणिपुर चक्र में ब्लॉकेज हो जाता है। अब कैसे खोलें इस ब्लॉकेज को, इसके बारे में आगे की स्लाइड्स में समझेंगे। मणिपुर चक्र अलाइनमेंट एंड एक्सपीरियंसेस। तो ब्लॉकेज खोलने के जो तरीके हैं मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले समझ जाइए, कई लोग मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल भी है, कुंडलिनी प्रोसेस में भी जाते हैं या कुंडलिनी योग करते हैं, तो उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, यानी कि मणिपुर चक्र जो है वो जागृत होता है। उससे उनको क्या क्या एक्सपीरियंस होते हैं इनिशियल लेवल पे, ठीक है, स्टार्टिंग फेज में। बाद में ये सब कुछ शांत हो जाता है। भूख कम लगना, इसका मतलब ये नहीं कि आप खाओगे नहीं, खाओगे, जैसे कि मानो पहले 5 रोटी खाते थे तो 2-3 रोटी में आ जाओगे। इसका मतलब ये है कि मणिपुर चक्र जो है ना वो जागृत हो रहा है, ये टेम्परेरी है। और रात को जो है ना मैक्सिमम टाइम आपको नींद नहीं आएगी, यानी कि नींद आएगी भी ना तो आपको लगेगा जैसे कि आप सो ही नहीं रहे हो, ऐसा महसूस होगा आपको। आप सो जाओगे लेकिन फिर भी आपको लगेगा जैसे कि आप सो ही नहीं रहे हो। और क्या होगा, आपका शरीर हिलेगा। मेडिटेशन में बैठे हैं या कैसे भी बैठे हैं, आपको हिलने का सेंसेशन होगा और कई बार उल्टी का सेंसेशन होगा। 1-2 बार उल्टी भी हो जाएगी लेकिन
वो टेम्परेरी है, सेंसेशन ज़्यादा होता है और आपके सर में एक हल्कापन महसूस होगा, ऐसा लगेगा जैसे मेरा सर ही नहीं है। ये सब सिम्टम्स जो है ना इनिशियल फेज में होते हैं, बाद में नहीं होता है। और क्या क्या आप एक्सपीरियंस करते हो जब मणिपुर चक्र एक्टिवेट हो जाता है? इनहेरेंट पावर, मेरे अंदर एक सुसुप्त शक्ति है, उसको आप एक्सपीरियंस करोगे। आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाओगे। मेरा उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ इस धरती पर, क्या मेरा आगे का काम है। जो बाकी लोग जो भी कुछ कर रहे हैं वो भी मैं कर रहा हूँ, क्या मेरा कुछ अलग सा काम है, क्या सबसे मैं अलग हूँ। इस तरीके से आपके अंदर विचार पैदा होंगे। आप अपने पर्पस को समझ जाओ, टर्न इनवर्ड, आप अंतर्मुखी हो जाओगे, अंदर से सुखी होने की कोशिश करोगे, लेस डिपेंडेंट, बाहरी निर्भरता से आप बच जाओ। बाहर की चीज वस्तुओं में निर्भर होना, सुख के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए, वो जो डिपेंडेंसी है ना वो खत्म हो जाएगी और आप अंतर्मुखी हो जाएंगे और आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी झलकेगी। भले ही आप लीडर बने या ना बने, लेकिन आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी विकसित होती है। इसलिए जब ये सब सिम्टम्स आपके अंदर होने लग जाए तो आपको क्या करना चाहिए? पॉजिटिव एफर्मेशन टेक्निक को फॉलो करना चाहिए। पॉजिटिव एफर्मेशन टेक्निक क्या है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझा रहा हूं। हम लोग भी पॉजिटिव एफर्मेशन टेक्निक को बहुत ज्यादा जोर देते हैं, इसलिए हमने ब्रेन रिवेयर थेरेपी स्टार्ट की है। ब्रेन रिवेयर जो भी कोर्सेस होते हैं वो सब के सब पॉजिटिव एफर्मेशन टेक्निक के ऊपर ही आधारित है। जिस दिन आप मंथन अप का ब्रेन रिवेयर कोर्स करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि पॉजिटिव एफर्मेशन को कैसे काम में लेना है और हमारी कुंडलिनी अवेकनिंग और स्पिरिचुअल जर्नी को कैसे आसान बनाना है वो भी आप समझ जाओगे। इसलिए हम बार बार सबको ब्रेन रिवेयर कोर्सेज के बारे में सजेशन देते रहते हैं। मणिपुर चक्र, पॉजिटिव एफर्मेशन। पॉजिटिव एफर्मेशन में क्या है कि आपको खुद को वैसा सोचना होता है, वैसे शब्दों का उच्चारण करना होता है, मुंह से भी उच्चारण करना होता है और मन में भी उच्चारण करना होता है। क्या क्या उच्चारण करना होता है? मैं बहुत शांत हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, ऐसा आप फील करो। मैं जीवन के हर चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने पर्पस को प्राप्त करने के लिए, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आशावादी हूँ। ठीक है, मेरा उद्देश्य बहुत ऊंचा है और उसे प्राप्त करने के लिए मैं कैपेबल हूँ। मैं अपनी पुरानी गलतियों से सीखता हूँ, ऐसा आपको चिंतन करना है या शब्दों का उच्चारण करना है। मैं अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कर सकता हूँ। मैं अपनी स्वयं की शक्ति से खड़ा हुआ हूँ। मैं अपने अंदर की शक्ति का सम्मान करता हूँ। मेरे अंदर बहुत तरह के नए विचार पनपते हैं, नए विचारों को मैं देख रहा हूँ या उसके तरफ मैं ओपन हो रहा हूँ, खुल रहा हूँ, ऐसा आप महसूस करो। मेरे अंदर जो शक्ति है, मेरे जीवन में जो अनुभव है, उसे एक्सेप्ट करने के लिए मुझे किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ऐसा आप फील करो, क्योंकि आपका स्वयं का अनुभव ही सच्चा होता है और मैं बहुत साहसी हूँ। ये सब कुछ जो है ना पॉजिटिव एफर्मेशंस में आते हैं। आप इस लिस्ट को बढ़ा भी सकते हैं, आपके ऊपर है। जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते जाएंगे, पॉजिटिव एफर्मेशन या ब्रेन रिवेयर कोर्सेज करते जाएंगे, ये लिस्ट बड़ी भी हो जाएगी। इससे मणिपुर चक्र जो है ना एक्टिवेट होने में आसानी होती है। मणिपुर चक्र का एक बहुत बड़ा काम ये भी है कि प्राण शक्ति है उसको अपनी तरफ खींच लेता है, यानी कि हम बाहर से प्राण लेते हैं। आपको मैंने ब्रह्मरंध्र वाले वीडियो में समझाया था, जो यूनिवर्सल प्राण है उसको हम श्वास क्रिया के माध्यम से अपने शरीर में लेते हैं तो वो इंडिविजुअल प्राण बन जाता है, लेकिन सबसे पहले मणिपुर चक्र जो है ना उसे खींच लेता है और वहीं पर स्टोर कर लेता है। फिर उसके बाद इसको चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट भी कर लेता है 72,000 नाड़ियों के माध्यम से। राइट, उससे क्या होता है, हमारी बॉडी और माइंड में एक बैलेंस पैदा होता है, कनेक्शन पैदा होता है, एक हार्मोनी पैदा होती है। तो फिजिकल लेवल पे तो होता ही है और स्पिरिचुअल लेवल पे भी होता है। उससे हमारी लाइफ जो है ना इंस्पायरिंग हो जाती है। किसी की लाइफ अगर इंस्पायरिंग है ना, समझ जाना मणिपुर चक्र उसका खुल चुका है और सही तरीके से काम कर रहा है, न कि सिर्फ फिजिकल लेवल पे बल्कि स्पिरिचुअल लेवल पे। तो मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करने के लिए कौन सा ध्यान करना चाहिए? मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि भाई ये ध्यान करो वो ध्यान करो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। कई लोग मणिपुर चक्र में ध्यान केंद्रित करने के लिए कहते हैं, ठीक है, वहां तक भी ठीक है, मैं भी कहता हूँ, लेकिन सबसे बेस्ट क्या है जो ऋषियों ने कहा है,
तो महापुरुषों ने सजेस्ट किया है कि अगर आपको मणिपुर चक्र को जगाना ही है, इसको ठीक करना ही है, तो थर्ड आई मेडिटेशन सबसे बेस्ट है। क्योंकि थर्ड आई जो है ना, छठा केंद्र है। इस पर अगर आप ध्यान लगाते हो, चाहे आप त्राटक करो या किसी महापुरुष के चित्र को देखो या नासिकाग्र ध्यान करो, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, नासिकाग्र ध्यान। इन सभी ध्यान में क्या होता है, आपके शरीर में जो बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी है जो नाभि केंद्र में है, वो ऊपर जाती है। अल्टीमेटली होगा क्या, अब ध्यान तो यहाँ लगा रहे हो, लेकिन एक्टिवेशन यहाँ हो रहा है, क्योंकि इसको जगाते हुए ही वो बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी ऊपर जाएगी। तो थर्ड आई मेडिटेशन करने से फायदा एक और भी मिलता है कि आपका अवेयरनेस बढ़ता है। आप चेतना के अगले स्तर पे पहुंच जाते हो, आध्यात्मिक समझ के अगले स्तर पे आप पहुंच जाते हो, और यहीं से फिर आगे की जर्नी होती है। ब्रह्मरंध्र की जर्नी कहो या सहस्रार चक्र की जर्नी कहो। सहस्रार चक्र मेडिटेशन करने के लिए उनको सजेस्ट किया जाता है, वो करने वाले गुरु लोग होते हैं जिनको मोक्ष की प्राप्ति करनी होती है, मुक्ति की प्राप्ति करनी होती है। लेकिन सबसे बेटर है आप नासिकाग्र मेडिटेशन करो, थर्ड आई मेडिटेशन करो, इससे बहुत फायदे हैं। सब आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं, मणिपुर चक्र भी एक्टिवेट हो जाता है और इसका कनेक्शन ब्रह्मरंध्र के साथ भी है, सहस्रार चक्र के साथ भी है। कौन सा प्राणायाम मणिपुर चक्र को जागृत कर देता है? नन अदर देन त्रिबंध प्राणायाम। इतना पावरफुल प्राणायाम है, शरीर के 3 हिस्से को एकदम एक्टिवेट कर देता है और पेट को भी ठीक कर देता है, और इससे आध्यात्मिक सिद्धियां भी प्राप्त होती है। जैसे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, मूलबंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध। त्रिबंध प्राणायाम इसलिए कहते हैं। त्रिबंध प्राणायाम करने से पहले आपको भस्त्रिका प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लेना चाहिए, जिससे कि ब्रीथिंग जो है ना अच्छी हो जाती है। उसके बाद जब आप त्रिबंध प्राणायाम करोगे तो करने में बड़ी आसानी होगी। तो त्रिबंध प्राणायाम मणिपुर चक्र को बहुत जल्दी जागृत करता है, या मणिपुर चक्र में कुछ ब्लॉकेज है तो उसे खोलने का काम त्रिबंध प्राणायाम कर देता है। त्रिबंध प्राणायाम कैसे करना है उसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बहुत समय पहले ही बना दिया है, और आपको अगर वो वीडियो चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। उस चैनल में हम त्रिबंध प्राणायाम की लिंक भेजेंगे, तो उसको देख करके आप त्रिबंध प्राणायाम सीख सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप ईमेल करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, कौन कौन से योगासन करने से मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है? धनुरासन, ये देख लीजिए इस पिक्चर को, आपको धनुरासन करना चाहिए, अर्ध मच्छिंद्रासन करना चाहिए, पाद पश्चिमोत्तासन करना चाहिए, और साथ में भुजंगासन करना चाहिए। सबसे ज्यादा स्ट्रांगली रिकमेंडेड कौन सा है? सूर्य नमस्कार। आपको मैंने समझा दिया, सोलर प्लेक्सस, यानी कि हमारी नाभि में भी सूर्य है, नाभि भी सूर्य की तरह ही है, प्राणिक सेंटर है, पावर हाउस है। तो सूर्य नमस्कार करेंगे ना तो मणिपुर चक्र के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। सूर्य नमस्कार करने के बाद आप सूर्य के सामने, यानी कि अर्ली मॉर्निंग जो धूप आती है ना, अपनी नाभि को खोल दीजिए और नाभि में धूप पड़ने दीजिए, उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा, पेट भी आपका ठीक रहेगा, नाभि केंद्र भी ठीक रहेगा, मणिपुर चक्र भी एक्टिवेट होगा, और साथ में ओवरऑल स्पिरिचुअली आप हेल्दी रहेंगे। तो ये सब योगासन आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम आप सर्च करके सभी योगासन को सीख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। मणिपुर चक्र टेक होम मैसेज। तो टेक होम मैसेज क्या है? देखिए, ये सब हम आपको क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि हमने देखा है पिछले 4 साल में जितने भी लोग हमसे जुड़े, मंथनों के साथ जुड़े, वो ब्रह्मचर्य को समझने के लिए जुड़े, या उसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए जुड़े। तो हमने जब उनको सजेस्ट कर दिया स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल, तो जैसे कि उन्होंने फॉलो किया तो क्या हुआ, लाखों युवाओं के जीवन में कुछ हरकतें हुई, यानी कि स्पिरिचुअल लेवल जो है ना उनका बढ़ता गया, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस उनके जीवन में आते गए, तो उनके शरीर में कुंडलिनी क्रियाएं भी होने लगी। भले ही उनके जीवन में कोई गुरु हो या ना हो, अगर आप ईमानदारी से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे, ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे, तो आपके शरीर में कुंडलिनी क्रियाएं होना स्वाभाविक है। लेकिन उनको पता नहीं था क्या हो रहा है हमारे शरीर के साथ। वाइब्रेशन होता है, शरीर हिलता है, पेट में भी कुछ हरकतें होती है, हार्ट में भी कुछ हरकतें होती है, गले में भी कुछ हरकतें होती है, थर्ड आई में भी कुछ हरकतें होती है, बैकबोन के पीछे भी कुछ हरकतें होती है। तो वो घबरा गए, इसलिए हमने उनके लिए
कुंडलिनी अवेकनिंग नाम की प्लेलिस्ट भी बनाई है। तो और डिटेल्स में अगर आपको जाना है, स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट को समझना है, तो आप हमारी कुंडलिनी अवेकनिंग प्लेलिस्ट जरूर देखें। तो इसलिए हम आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, ताकि अगर आपके जीवन में पहले से ही इसकी नॉलेज रहेगी तो आप घबराएंगे नहीं। आपको पता ही है, अगर आपके शरीर में कुंडलिनी क्रियाएं होगी तो आप एकदम सा एक्नॉलेज करोगे, हाँ ठीक है, होता है, बीत जाएगा। तो फिर नेक्स्ट जर्नी करने में आपको आसानी होगी। कई लोग डर जाते हैं और छोड़ देते हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। एक चीज मैं बार बार कहता हूँ, फोर्स्ड कुंडलिनी अवेकनिंग डेंजरस है। कई लोग कुंडलिनी सेंटर में जाते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं उनके जीवन में कुछ सिद्धियां होती है, कुछ लेवल तक उन्होंने कुंडलिनी अवेकनिंग का अनुभव किया हुआ रहता है, लेकिन वो भी परफेक्ट नहीं होते हैं और सीधा ही वो ट्रेनिंग देना चालू कर देते हैं और आप जा करके फोर्स तरीके से, मनमानी ढंग से वहां पर कुंडलिनी अवेकनिंग करते हैं और वही चीज आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और इसके बारे में बहुत लोगों ने हमारे ब्रह्मरंध्र वीडियो में बताया है। जो भी साइड इफेक्ट्स उन्होंने अनुभव किया है वो सब कुछ हमें बताया है। इसलिए सावधान रहें। सिंपल स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल आपके लिए रिकमेंडेड है। आप सिंपल मेडिटेशन कीजिए, जो मैंने रिकमेंड किया है। सिंपल योगासन कर सकते हैं, जो भी हमने रिकमेंड किया है। वो सभी हम लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल में हम आपको भेजने का प्रयास करेंगे, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। सिंपल आप सूर्य नमस्कार कीजिए, सिंपल आप प्रार्थना कीजिए, सिंपल आप मंत्र चैंटिंग कीजिए, जो भी इष्ट देव का मंत्र आपको अच्छा लगता है। यानी कि ओवरऑल जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तो आपके कुंडलिनी अवेकनिंग में वो सब मददगार ही होते हैं। तो इस कोटेशन को ध्यान से देखिए। स्वामी विवेकानंद का कोटेशन है, The chest brain has tremendous energy and gigantic willpower. Without chastity, there can be no spiritual strength. चेस्ट ब्रेन का मतलब होता है जो विचारों से शुद्ध हो गया है, जो शुद्ध मस्तिष्क है, जो प्योर मस्तिष्क है, उसके अंदर अतुलनीय अद्भुत एनर्जी होती है और विल पावर, संकल्प शक्ति होती है। विदाउट चेस्टिटी, यहाँ पर चेस्टिटी का मतलब ब्रह्मचर्य है, कॉन्टिनेंस है, संयमता है। संयमता के बिना आपके जीवन में स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आ ही नहीं सकता। किसी के जीवन में अगर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है और संयमता नहीं है तो वो लड़खड़ाता रहेगा और वो रिस्क जोन पे रहेगा, खुद भी रहेगा और औरों को भी रखेगा, क्योंकि वो खुद लड़खड़ाया हुआ है। थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ आया है तो समझता है कि मेरे पास बहुत स्ट्रेंथ आ गया, फिर अपनी चेस्टिटी को वो खराब करता रहता है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें और अपनी चेस्टिटी को खराब ना करें। जो लोग मैरिड हैं वो समझदारी से काम लें। ये जो भी कुछ हमारी सेक्सुअल एनर्जी है उसका उपयोग सिर्फ संतान प्राप्ति में ही होना चाहिए। उसके बाद फिर क्या होगा, हमारी चेस्टिटी मेंटेन हो जाएगी। तो मैरिड कपल हैं वो थोड़ा मॉडरेशन में आए, अपनी सेक्सुअल लाइफ को रेगुलेट करें, समझदारी से रेगुलेट करें, वो आपके लिए अच्छा है। फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तीनों तरीके से अच्छा ही है। जो अनमेरिड हैं उनके लिए तो स्ट्रांगली ब्रह्मचर्य रिकमेंड किया जाता है, स्ट्रिक्टली पूरा। जब शादी हो जाएगी देखी जाएगी, लेकिन उससे पहले फुल चेस्टिटी में रहना है, तब जाकर के हमारे जीवन में भरपूर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आएगा। और इसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने ऑलरेडी उपदेश दिया है। तो ये है टेक होम मैसेज। अब सुनते हैं अगला अनाउंसमेंट। आप लोग ऑनेस्टली हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दूसरी बात, आप हमारे फ्री और प्रीमियम ब्रेन रिवर का फायदा जरूर उठाइए। फ्री ब्रेन रिवर हम बहुत समय से लोगों को दे रहे हैं। अगर आपको पता नहीं है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ आर्टिकल्स मिलेंगे, उन आर्टिकल्स को विजिट कीजिए। उसके नीचे आपको कुछ ब्रेन रिवर मिल जाएंगे, उसका अभ्यास कीजिए। 2 हफ्ता बस अभ्यास कीजिए, आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आएगा। उसके बाद आप सोचना, अगर फ्री ब्रेन रिवर से इतना परिवर्तन आ सकता है तो प्रीमियम ब्रेन रिवर से क्या होगा। तीसरी बात, आप जितना एफर्ट कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हमारे ब्रेन रिवर कोर्सेज का भी फायदा उठाइए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो जहां शेयर कर सकते हैं, जिस ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हैं, जरूर शेयर कीजिए। अगर आप शेयर करेंगे तो वीडियो की रीच जाएगी। तो इस तरीके से और भी वीडियो, मजेदार वीडियो आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।